नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। इस देश की राजनीति में एक पार्टी आंदोलन से निकली, सत्ता में आई, पहले दिल्ली में, फिर पंजाब में। जाहिर है मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। इस पार्टी के सांसद संसद में वैसे संख्या में तो कम हैं, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। उन्हीं का शोर और उन्हीं की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई पड़ती है। एक सांसद लोकसभा में सस्पेंडेड, 10 सांसद राज्यसभा में, 2 बड़े चेहरे संजय सिंह, राघव चड्ढा, दोनों सस्पेंडेड। अब आप पार्टी की सक्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज मैं जिन शख्स के साथ बैठा हुआ हूं, आम आदमी पार्टी की सबसे मजबूत आवाज में से एक माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को नमस्कार। आप सीरियल ऑफेंडर हैं, ये कहा जाता है। आप 56 बार बेल में चले गए, आप अनुशासन नहीं मानते हैं, आप सस्पेंडेड हैं। देखिए, जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो ये सोच के पहुंचा, जो शब्द अभी आपने कहा कि हम आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है, और आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? जनता के बुनियादी सवालों को देश के सर्वोच्च सदन में उठाना। एक ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते जिसमें किसी व्यक्तिगत कारण से मैं बेल के अंदर गया, किसी व्यक्तिगत कारण से मैंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, किसी व्यक्तिगत कारण से मैंने सदन की कार्रवाई में बाधा डाली। हाँ, 56 बार गया। सांसद व्यक्तिगत कारणों से सवाल उठाता ही नहीं है। मैं आपको नहीं उठा जनहित सकते। के सवाल होते हैं, जन सरोकार के सवाल होते हैं, लेकिन एक अनुशासन तो होता है सदन। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, होता क्या है कि कोई ऐसी अगर सरकार हो जो आपकी बातों को सुने, आपकी मांगों को सुने, तो निश्चित रूप से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जा सकती है, जो सरकार की जिम्मेदारी भी है। अब क्या हुआ, जब तीनों काला कानून किसानों के खिलाफ लेके आ रहे थे प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया, विनती की कि प्रधानमंत्री जी, ये किसानों के खिलाफ है, ये देश के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है, इसको मत लाइए। नहीं माने। जब नहीं माने तो उसके विरोध में जो कुछ भी हुआ वो देश के सामने भी, और उसके बाद मुझे सस्पेंड किया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। 1 साल तक देश की सड़कों पर आंदोलन चला, और बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे गलती हो गई। इसका मतलब कि हम सही थे, वो गलत थे। हमारा बेल में जाना सही था, वो गलत थे। हमारा विरोध करना सही था, वो गलत थे। पटना में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया रेलवे भर्ती के मामले में, उस मुद्दे को उठाया, उसको लेके बेल में गया। कभी उत्तर प्रदेश के करोड़ों वो शिक्षक जिनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उनके सवाल को लेकर अंदर गया, जेल बेल के अंदर गया। एक भी उदाहरण, अभी गुजरात के अंदर जो हजारों करोड़ का शराब का घोटाला हुआ था, जिसमें 100 लोग मारे गए थे, वो मुद्दा कहीं उठा ही नहीं देश के अंदर। उसको लेके सस्पेंड किया गया, उसको लेके मैं बेल के अंदर गया। जब भी गया, बुनियादी सवालों को लेके गया, और अगर आपकी बात मान ली जाए या सरकार की बात मान ली जाए, आप मुझे बताइए, अगर सीरियल गुनहगार होगा तो सीरियल गुनहगार के खिलाफ उठने वाली आवाज भी सीरियल होनी चाहिए। आप मुझे ऑफेंडर कह सकते हैं, लेकिन मैं आपके खिलाफ, जब जब आपने कोई गुनाह की, गलती की, आपके खिलाफ लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। और मुझे इसका सवाल ये है कि संजय सिंह बुनियादी सवालों को लेकर सदन में जा रहे हैं। मान लिया कि आपके जितने भी सरोकार रहे हैं, आपके जितने भी सवाल रहे हैं, ऐतराज, आपत्तियां जितनी भी हैं, वो वाजिब हैं, सांसद के तौर पर उठाना चाहिए। लेकिन लगभग 250 सांसद होते हैं, 245, 243, 40 तक। किसी आदमी को वेल में जाते हुए आप नहीं पाएंगे। संजय सिंह क्यों ऐसा करते हैं बार बार? नहीं, पहली बात तो ये गलत है कि कोई और नहीं जाता है। हमारे साथ टीएमसी के, कांग्रेस के, सीपीएम के, सीपीआई के सांसद भी बेल में जाते हैं। वो लोग भी मेरे साथ सस्पेंड हुए हैं समय समय पे। देखिए, जो विपक्ष में होता है, ज्यादा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि हम ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला 56 इंच के सीने वाली सरकार को चुनौती देने के लिए, हाँ, मैं 56 बार बेल में गया, और अगर ये सरकार गलतियां करेगी, आगे भी जाऊंगा। वो बेल की व्यवस्था बनाई किस लिए है? हमारे संविधान निर्माताओं को अगर लगता कि चेयर पे हमारे सत्ता पक्ष के मित्र बैठे रहेंगे, विपक्ष के मित्र भी चेयर पे बैठे रहेंगे,
और एक चेयरमैन साहब सामने बैठे रहेंगे, दोनों के बीच में संवाद होगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, सरकार जैसे चाहेगी अपनी मनमानी करेगी। तो बेल बनाते ही नहीं, वो बेल बनाया गया है विरोध दर्ज करने के लिए, और इसलिए मैं वहां पे गया विरोध दर्ज करने। मैं कह तो रहा हूं आपसे, बेरोजगारी के सवाल पे, सबका नहीं होता किसानों के सवाल पे, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे, संजय जी, दिल्ली की सीलिंग के सवाल पे, नियम कहता एक है मुद्दा किसानों के चेयर सवाल को पे, ये लगता है कि एक मुद्दा आप बता दीजिए जिसमें मैं अपने किसी निजी कारण से या व्यक्तिगत कारण से बेल में गया। नहीं, कभी नहीं। मैंने मान लिया, लेकिन चेयर को जब लगता है कि सांसद काम काज में बाधा डाल रहे हैं, सांसद जो संसदीय मर्यादा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तब सस्पेंशन का मामला आता है और सस्पेंड आदमी होता है। आपका केस, राघव का केस तो प्रिविलेज कमेटी में चला गया है, अब वो लंबा चलेगा। हाँ तो ठीक है, अगर चेयरमैन साहब का और सरकार का कोई निर्णय है तो उसको जहां जवाब देना है उस पर जवाब देंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने का अफसोस है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपको 56 बार बेल में जाने का अफसोस है, बिल्कुल नहीं है। तो प्रिविलेज कमेटी के सामने भी आप यही कहेंगे कि मुझे अफसोस नहीं है, मैंने ठीक किया। जो बात सही है वही तो बोलेंगे। हाँ। आप क्या कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलूं जाके प्रिविलेज कमेटी के सामने? नहीं, हम तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी और हैवानियत की जाती है। बताइए संजय सिंह को एज ए सांसद वहां मामला उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? क्यों नहीं उठाना चाहिए? तो मैं मणिपुर पे आता हूं, मैंने उठाया और उसके कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैं मणिपुर पे मेरा गुनाह क्या है? मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी का सवाल उठाया, छोटे छोटे बच्चों का हो रहे कत्ल का सवाल उठाया, हो रही आगजनी का सवाल उठाया, हो रहे वहां जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आज रिलीफ कैंप्स में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। ये सवाल उठाना कोई गुनाह तो अपराध तो नहीं है। मणिपुर 3 दिनों की चर्चा में मणिपुर के सवाल विपक्ष के तमाम नेताओं ने उठाए। संजय सिंह और संजय सिंह की तरह कुछ एक लोगों को ही सस्पेंड किया गया। यशवंत जी, ये आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए जानना जरूरी है। 267 का एक नोटिस दिया जाता है जिसपे आप सदन की बाकी कार्रवाई को रोक के चर्चा की मांग करते हैं। पहले दिन दिया, रिजेक्ट हो गया। दूसरे दिन दिया, रिजेक्ट हो गया। तीसरे दिन दिया, रिजेक्ट हो गया। अपने चेयर से खड़े होकर 15 मिनट तक अनुरोध करता रहा, प्लीज सर मणिपुर पे चर्चा कराइए, मणिपुर पे चर्चा कराइए। नहीं सुने। फिर बेल के अंदर गया, मणिपुर पे चर्चा कराइए। प्रधानमंत्री को बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे मणिपुर के मामले में? तो बोले ना, मन की बात करेंगे, मणिपुर की बात नहीं करेंगे। 267 की बात आप कर रहे हैं। जब मैं सस्पेंड हुआ 3 बार 267 का नोटिस दे चुका था, अनुरोध कर चुका था, विनती कर चुका था, सरकार नहीं मान रही थी, तब मैं बेल में गया। बताइए। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं ना कि हम 176 के तहत चाहते हैं, बस ये 267 के तहत चाहते हैं। दोनों में अंतर है। गृह मंत्री सब कुछ तय करेंगे। अरे गृह मंत्री कह रहे थे ना कि वोटिंग करा लो, अभी करा लो, इसी मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के भगवान है या जनप्रतिनिधि हैं? जनप्रतिनिधि हैं। अगर प्रधानमंत्री बोलने के लिए आ ही रहे हैं, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, तो आप बताइए मुझे मैं तो उनके दिल का चाहता हूं कि किसी दुनिया के बड़े रिसर्च सेंटर में रिसर्च होना चाहिए। क्यों? 78 दिन के बाद उनके दिल में पीड़ा होती है, 36 सेकंड के लिए वो पीड़ा उठती है और वो पीड़ा फिर खत्म हो जाती है। वो सदन में आके देश के सांसदों का जवाब नहीं देना चाहते। मणिपुर में जो सांसद गए, जिन्होंने सच्चाई देखी, संसदीय दल वहां पर गया, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। आप बताइए, देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां एक कारगिल योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी हो रही है। उस पति का बयान सुनिए। वो कारगिल का योद्धा कहता है, मैंने देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए तो अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। आपने गृह मंत्री को सुना? क्या सुना गृह मंत्री को? उसके पहले मैंने सुना था गृह मंत्री को। उन्होंने 2 घंटे में, अब फिर से कह रहा हूं कि अगर उनकी बातों को मैं आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है कि सरकार का पक्ष उन्होंने रखने की कोशिश की कि 4 मई को हमने सारे बंदोबस्त किए, हमने वहाँ चीफ सेक्रेटरी बदला, जो सेक्रेटरी एडवाइज़र है हमने वहाँ बदला, 3600 जवान हमने उतारे, सारे बंदोबस्त जरूरी थे वो हमने किए। और बाकी 2 घंटों में उन्होंने ही बताया कि आपने अभी सुना जब वो पार्लियामेंट में बोले, तो ये तो आप लोगों के कारण, कह रहा हूं आपने अभी सुना ना। हाँ, जब ये पार्लियामेंट में बोले, हाँ, उसके पहले उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी
जिसमें मैं अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते गया था, हम्म। और वहां मैंने गृह मंत्री जी की ये सारी बातें सुनी थी। और क्या डिमांड की थी, क्या डिमांड की थी गृह मंत्री के सामने? मैंने ही नहीं, बाकी राजनीतिक दलों ने भी, सबने एक स्वर में कहा था कि गृह मंत्री जी कृपा करके अपने उस मुख्यमंत्री को हटाइए जिसके कारण से वहां हिंसा हो रही है। और ये अकेले हम क्या नहीं, कहा सदन में? ये अकेले हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उस मुख्यमंत्री को हटाओ, हिंसा के पीछे प्रमुख कारण वो है। लेकिन स्टेट उनका की कहना, पुलिस- संजय जी, मुझे लगता है कि मैं एक बार उनकी बात रखूं। उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री केंद्र सरकार को वहां के मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार है। स्थितियां लेकिन उस तरह की होनी चाहिए जब मुख्यमंत्री सहयोग कर रहा है। अगर हमने चीफ सेक्रेटरी बदला, वो कुछ नहीं बोल रहा है, हमने सेक्रेटरी एडवाइजर डाला, कुछ नहीं बोल रहा है, वहां जो बंदोबस्त थे हम लगातार बदलते चले जा रहे हैं। वहां शर्मनाक बयान है। उनका कहना है कि ये जब शर्मनाक मुख्यमंत्री सहयोग नहीं करता है ये तब आप कैसा बदलते हैं उसको। शर्मनाक बयान है। 4 मई को 2 महिलाओं को निवर्स्त करके दरिंदगी और हैवानियत की जाती है भीड़ के द्वारा। 18 मई को उनकी एफआईआर दर्ज होती है। 12 जून को एनसीडब्ल्यू में चिट्ठी दी जाती है, और इन सब के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। जब पार्लियामेंट शुरू होती है, वीडियो वायरल होता है, तब रश्म अदायगी के तौर पे उन दरिंदगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप मान रहे हैं वो मुख्यमंत्री काम कर रहा है? गृह मंत्री जी को शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? आपको लगता है सरकार ने कोई काम नहीं किया? एक इतनी बड़ी घटना पर देश, उस राज्य का मुख्यमंत्री इतने दिनों तक खामोश रहता है, एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन इतने दिनों तक खामोश रहती है, और आप लग रहा है कि वहां की स्टेट मशीनरी कुछ काम कर रही है और गृह मंत्री उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बचाया है? पूरी तरीके से, 100%। क्योंकि ये तो गृह मंत्री अभी बोले ना, गृह मंत्री को तो हम लोग पहले सुन चुके थे, इसीलिए हम प्रधानमंत्री को बुलाने की बात कर रहे थे। भाई, गृह मंत्री ने ये सारी कहानी हम लोगों को ऑल पार्टी मीटिंग में बताई थी, तो हमने कहा, हमारी एक डिमांड थी, एक स्वर में लगभग सारे दलों की डिमांड थी कि उस मुख्यमंत्री को हटाइए। हिंसा के पीछे प्रमुख कारण वो है, वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, वो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकाम है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। राघव को सस्पेंड क्यों किया गया? जो राघव को सस्पेंड किया गया उसका भी कारण जान लीजिए। देखिए क्या है कि कई बार आपके खिलाफ दुर्भावना से ऐसी खबरें प्रचारित की जाती हैं जिसका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। पार्लियामेंट आपने भी कवर की होगी बहुत दिनों तक एज ए पत्रकार। एक सांसद सदस्य, कोई भी संसद का सदस्य अगर चाहता है कि ये बिल सेलेक्ट कमेटी में जाए, ये बिल ठीक नहीं है, तो वो सेलेक्ट कमेटी के लिए कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित कर सकता है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर वो चाहते हैं कि कोई बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, XYZ कोई बिल जो उनको ठीक नहीं लगता, तो वो कई सांसदों का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। उसमें संजय सिंह का भी कर सकते हैं, उसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वो MRM करीम जी का भी नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, डेरेक ओब्रायन का भी नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, राघव चड्ढा का भी कर सकते हैं। ये उनका एज ए सदस्य अधिकार है। अब अगर हमको वो नाम पसंद नहीं है तो हमने कह दिया, भैया हम इस सेलेक्ट कमेटी में नहीं रहना चाहते। बात इतनी सी है, हमारे सिग्नेचर की कोई जरूरत होती नहीं है। तो वहां सिग्नेचर के फर्जीवाड़े का मामला गृह मंत्री बोल रहे हैं देश के। नहीं संजय जी, एक बात बताइए, जब सिग्नेचर की जरूरत ही नहीं होती तो फर्जीवाड़ा किस चीज का हमने कर दिया? एक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास गृह मंत्री देश के दूसरे नंबर के मंत्री। दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा हूं, एक बिल है जिसको आप चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के पास जाए, ठीक है, आपने इसके लिए कुछ सांसदों का समर्थन लिया या उनका नाम प्रस्तावित किया। सिर्फ नाम प्रस्तावित कर देने भर से वह आधार या वह समर्थन आपको मिलता है या फिर दस्तखत करवाना भी पड़ता है? नहीं करना चाहिए, दस्तखत कराने की जरूरत ही नहीं। सवाल तो यह है ना कि आपने दस्तखत करवाए और नहीं करवाए, नहीं करवाए, नहीं करवाए, कितनी बार बोलूं? लेकिन इंडिया न्यूज चैनल पे संजय सिंह, मैं कह रहा हूं अगर करवाए हो दस्तखत तो राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करो। राघव चड्ढा ने तो खुलेआम चुनौती देके कहा हमने करवाई नहीं दस्तखत, दस्तखत करवाए ही नहीं।
एक सवाल ये भी कोई था फर्जी कि दस्तखत बनाएगा जब किसी आपके की? सस्पेंशन का मामला प्रिविलेज कमेटी के पास चला गया है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये आरोप भी अरे है। आप अंदर बाहर जहां जो चाह रहे हैं, टीवी चैनल से लेके हर जगह हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे आपके खिलाफ। हम्म। ये कौन सी बात हुई? आप एक तरफा आरोप लगाएंगे हमारे खिलाफ, हम उसका जवाब नहीं देंगे? मतलब संजय सिंह ये कह रहे हैं मीडिया कि भी एक तरीका है, एक जरिया है। हाँ हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी के सामने कही गई बातों को मीडिया में नहीं कहा जा सकता। हाँ ठीक है, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी लेकिन में माना जो कार्रवाई होती है उसके बारे में चेयरमैन के अतिरिक्त कोई सदस्य जाके बाहर नहीं कह सकता। ये कमेटी की मर्यादा है। लेकिन अभी कहा अब ये उसके जा रहा है। पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपका विषय ही नहीं है। नहीं नहीं, आपसे कहा यह जा रहा है कि जब आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, इसके लिए प्रिविलेज कमेटी है, उसके पास मामला आपका चला गया है, तो आप वहां सफाई क्यों दे रहे हैं? भाई वहां अपने आप को गलत और सही साबित क्यों कर रहे हैं? आप यहीं आप आइए। भी तो मीडिया में हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ना। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मीडिया में हमारे खिलाफ चल रहा है ना। तो हम अपनी आप हमारे खिलाफ मीडिया में आरोप लगाएंगे और हम मीडिया में अपने आरोपों के मामले में सफाई ना दें। हम दूध पीते बच्चे हैं। एक लाइन, हमें सिखा रहे संजय हैं सिंह ये राजनीति। कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में बिल को भेजे जाने के लिए जो किसी का दस्तखत नहीं कराया, किसी का हस्ताक्षर नहीं कराया, किसी का सिग्नेचर कोई नहीं फर्जीवाड़ा कराया। नहीं 3 किया। भाषाओं में बोल दिया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। 3 भाषाओं में बोल दिया मैंने। किसी का हस्ताक्षर नहीं कराया, किसी का दस्तखत नहीं कराया, किसी का सिग्नेचर नहीं कराया। अब ये बिल तो पास हो गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, आपकी सरकार क्या करेगी? अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। हाँ गए। वहां ये जिस तरीके से ये काला कानून पास किया गया, ये मुद्दा वहां उठाया जाएगा। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 2 बार हमारे पक्ष में फैसला दिया, और एक बार 2018 में और फिर दूसरी बार अभी चंद्रचूड़ साहब की अदालत ने दिया। और 5 जजों की खंडपीठ कह रही है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज होना चाहिए। इतना ही मामला है। लैंड आपके पास, पब्लिक ऑर्डर आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, 3 सब्जेक्ट आपके पास। बाकी दिल्ली के पास सर्विसेज सहित सारे अधिकार हैं। जिस एलजी को एक वोट नहीं दिया लोगों ने, केजरीवाल को 62 सीटें दी, उनके पास अधिकार नहीं और एलजी के पास सारे अधिकार। ये क्या सामान्य तौर पे भी लोकतंत्र में किसी को समझ में आता है? लेकिन आपके ओपोनेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आप 8 दिन में बदल दे रहे हैं, ये कोई समझ में आता है? लेकिन आपके ओपोनेंट्स, मतलब मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के भी कई नेता जब मिलते हैं तो यह बात रखते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक दिल्ली को चलाते समय किसी भी मुख्यमंत्री को केंद्र से टकराने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कभी ऐसी टकराहटें नहीं रही जैसी अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से शुरू हुई हैं। अच्छा। तो अरविंद केजरीवाल कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं। अच्छा। और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है वो इस प्रदेश को, दिल्ली को एक खास तरह की व्यवस्था दे करके रखे हुए हैं, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। ठीक है। 1993 का बीजेपी का घोषणा पत्र उठा के पढ़िए। उन्होंने कहा दिल्ली पूर्ण राज्य होना चाहिए। तो उन्होंने किया नहीं। 98 में फिर कहा होना चाहिए, 2003 में फिर कहा होना चाहिए, 8 में कहा होना चाहिए, 13 में कहा होना चाहिए, 14 के लोकसभा में कहा होना चाहिए, 2012 के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गोवा में कहा होना चाहिए, 2015 के विधानसभा में फिर कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए। आडवाणी जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और बहुत अच्छे से दिल्ली चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। तो साहेब सिंह वर्मा जी ने क्यों कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है फावड़ा लेके खेत में चले जाओ? लेकिन क्यों नहीं, सुन लीजिए, मदन लाल खुराना जी ने क्यों कहा कि दिल्ली सिर्फ एक शरीर है, खोखली शरीर, इसमें आत्मा नहीं है, जान नहीं है? क्यों कहा? अगर उनको कोई पीड़ा नहीं थी तो उनके कार्यकर्ता यहां लाठियां क्यों खा रहे थे? पता नहीं, हो सकता मोदी जी भी उस आंदोलन में शामिल हुए हों दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का। और सब कुछ छोड़ दीजिए यशवंत जी, 2003 में भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसी देश के सदन में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का बिल प्रस्तुत किया था। अमित शाह ने दिल्ली के अधिकार छीनने का बिल प्रस्तुत किया, आडवाणी जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का बिल प्रस्तुत किया था।
ये तो उनकी अपनी सरकार थी, कभी कभी ये तो उनकी अपनी पार्टी थी। हाँ, मैं आता हूँ उस पर। तो आप बताइए। कभी कभी जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, खास करके अब आप आए सही पॉइंट। देश की सत्ता में, मैं बात रख लूं, हाँ ठीक है। तो आपको उस तरह के खतरों का अंदाजा नहीं होता है जब सत्ता में आते हैं, और आप जब अनुमान लगाते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया जैसा विपक्ष में रहते हुए कह रहा था, तो स्थितियां यहाँ की गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने जातीय जनगणना 2011 में करवाई, लेकिन उसको लगा कि जाति के आधार पर जनगणना को हमने जारी कर दिया तो देश में स्थितियां अच्छी नहीं होंगी, समाज में विभाजन बढ़ेगा। तो उसने जनगणना जाति के आधार पर कराने के बाद भी उसको रोक लिया, जनगणना को दिया। अब मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो भले ही पीछे बीजेपी कहती रही हो कि नहीं बीजेपी, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज की तारीख में उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको भी तो समझेंगे ना कि हित में क्या है। ये आपने अभी थोड़ा काम वाली बात की। 25 साल से बेचारे हारते हारते थक गए, और केजरीवाल जी जब से आ गए तब से उनको सपने में भी आ रहा है कि नहीं, दिल्ली तो अब कभी नहीं जीत पाएंगे। एक बार हारे दिल्ली में, 2 बार हारे दिल्ली में, तीसरी बार हारे दिल्ली में। एक बार 67 सीटें आई, दूसरी बार 62 सीटें आई, उसके पहले 28 सीटें आई। फिर लड़ गए बेचारे। मुझे चुनौती दी थी पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ने, कर लेंगे संजय बाबू 2-2 हाथ। एमसीडी का चुनाव हुआ, वहां हार गए। तो अब वो बेचारे हताश हो गए। उनको लग रहा है कि अब दिल्ली में तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे चुनाव। तो आप जो कहना चाह रहे हैं ये ही असली बात है। आम आदमी पार्टी ने इस देश में एक रोग लगाया। रोग जो है वो रेवड़ियां बांटने का है। अब आप राजस्थान जाइए, अभी आज मैं देखता, अशोक गहलोत ने कहा कि हम आपको स्मार्टफोन देंगे और 3 साल के इंटरनेट फ्री देंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे। अभी बाकी फ्री वाला मामला हम थोड़ी देर में बता देंगे, कुछ दिनों में वहां और भी ऐलान हो जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने यही सब किया जो आप करते रहे हैं। तो आपने राजनीति में आकर के सत्ता तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी अपनाई या पकड़ी, वो आपने बाकियों को भी बांट दी। अब इस देश में एक अब आप संकट तो इसको खड़ा धैर्य से सुनिए, थोड़ा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। जो थैली लूट के कुछ लोग भाग रहे थे, उनको हमने पकड़ा और थैली खोल दी, उस थैली को फाड़ दिया। केजरीवाल जी ने वो जो लूट वाली थैली थी उसको फाड़ दिया और कहा कि इसी से हम फ्री बिजली देंगे, इसी से फ्री पानी देंगे, इसी से फ्री शिक्षा देंगे, इसी से बुजुर्गों को फ्री में यात्रा कराएंगे, इसी से फ्री में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा कराएंगे, और बावजूद इसके मुनाफे का बजट देंगे। 2 तरह का अर्थशास्त्र है यशवंत जी। एक अर्थशास्त्र है दिल्ली की जनता से टैक्स के पैसे खूब जमा कीजिए, उस टैक्स के पैसे को दिल्ली के खजाने में भरिए और उस खजाने को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाइए। दूसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल है केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली की जनता से टैक्स का पैसा वसूलिए और दिल्ली की जनता के ऊपर उस टैक्स के पैसे को खर्च कीजिए। हम फ्री बिजली देते हैं, बिल्कुल ठीक है, फ्री पानी देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री इलाज देते हैं, फरिश्ते स्कीम देते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा देते हैं, विधवा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन 2 गुना भी करते हैं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा भी फ्री करते हैं। बावजूद इसके हिंदुस्तान का एकमात्र स्टेट है दिल्ली जो पिछले 8 साल से मुनाफे का बजट दे रहा है, घाटे का बजट नहीं दे रहा है। संजय जी, अगर आप पर कैपिटा इनकम में, यशवंत जी आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, जिस दिल्ली में केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं, जिस दिल्ली में दिल्ली की जनता को सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, वो दिल्ली पर कैपिटा इनकम में गोवा और सिक्किम के बाद तीसरे नंबर का राज्य है। गोवा 12 से 13 लाख की आबादी का राज्य, सिक्किम भी छोटा राज्य, दिल्ली 2 करोड़ की आबादी वाले राज्य में पर कैपिटा इनकम केजरीवाल के शासन में तीसरे नंबर पर है पूरे देश में। संजय जी, आप बताइए, अगर हमारी ये अर्थव्यवस्था खराब है, जिसकी आप सारे मित्र मीडिया के लोग भी सवाल उठाते हैं, भाजपाई तो दिन रात छाती पीटते रहते हैं, फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया, फ्री में। किसको दे दें भाई? अडानी को दे दें पैसा लूट के? किसको दे दें? नहीं, लेकिन एक सवाल है, जो लूट, किसको बांट दें? जो झोला था जिसको फाड़ा केजरीवाल जी ने, हाँ। यानी करप्शन का पैसा जमा हो रहा था, हाँ। उसको उन्होंने बंद तो किया। अब मैं अंतिम बात खत्म करूं। हाँ, तो एक मॉडल ये है
दूसरा मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। वो देश की जनता से टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, सारे संसाधन एक ही व्यक्ति को, आकाश में चले जाइए जहाज उसका, जमीन पे आ जाइए एयरपोर्ट उसका, पाताल में चले जाइए कोयला उसका, गैस उसका, समुद्र में चले जाइए सीपोर्ट उसका, सीमेंट उसका, स्टील उसका, सड़क उसकी, बिजली उसकी। किसी को आपने कोई ठेका दिया तो नहीं ठेका नहीं दिया। मैं दो स्थितियां हैं। हाँ। एक होता है कि हमने आपको काम दिया और आप लूट मचा रहे हैं, आप काम बेहतर कर रहे हैं। अडानी को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम दिए, वो पोर्ट पे हो या कोल का हो या बाकी साइड कंस्ट्रक्शन का हो, जितने भी, आपको उसमें क्या दिखता है? अडानी को दे दिया या फिर अडानी चोरी कर रहा है? हाँ, अब आपको इसका जवाब सुनना पड़ेगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई वो क्या कहती है? वो कहती है मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी बयान बनाकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान को के अंदर लगाया गया। कंपनीज के शेयर को ओवर वैल्यू किया गया, जनता का पैसा लुट गया उसके अंदर, और बाद में असलियत यह थी कि काला धन था। तो आपकी ग्रोथ क्या वास्तविक हो रही है? क्या आपकी कंपनियों का फायदा वास्तविक हो रहा है? क्या आपका शेयर जो बढ़ रहा है कंपनी का वो वास्तविक रूप से बढ़ रहा है, सही रूप में बढ़ रहा है? नहीं। ब्लैक मनी लगाते हैं आप, अपने शेयर को ओवर वैल्यू करते हैं, जनता उसी ओवर वैल्यू के आधार पर शेयर खरीदती है, बाद में वो डिप कर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। अडानी का पूरा कारोबार मोदी सरकार के द्वारा फेवर किए जाने का कारोबार है। 10 से भी उसमें कुछ नहीं करता है। कहां कर रहा है बताइए आप? क्या कार्रवाई कर रहा है सेबी? इन सारी चीजों की जानकारी सेबी को है? क्या कार्रवाई कर रहा है? आपने कहा कि केजरीवाल की अर्थव्यवस्था जो है वो झोली पकड़ती है और झोली को फाड़ देती है, करप्शन नाम की चीज़ खत्म कर देती है और उसके जरिए ही वो लोगों की सेवा करती है। जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी फ्रीबीज हैं, वो फ्रीबीज नहीं है, बल्कि वो करप्शन का पैसा ही उधर हमने डाला है। सरकार 2 बातें कहती है। एक कि आपके लिए अब वो कट्टर बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा ये है कि आपके 2 मंत्री करप्शन के मामले में ही जेल में हैं। करप्शन के लिए जिस पार्टी ने अपने 2 मंत्रियों को खोया है, जिस पार्टी के ऊपर करप्शन के सवाल आ गए हैं, मुख्यमंत्री के घर के रेनोवेशन का मामला चर्चा में आ गया, वो पार्टी कट्टर बेईमान अब कही जाने लगी है। देखिए, और वो फिर सवाल भी उठाती है। देखिए ऐसा है कि कम से कम भाजपा वाले जब करप्शन के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। मोदी वॉशिंग पाउडर जब से शुरू हुआ 2014 में, बहुत ही फेमस वॉशिंग पाउडर आया, बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है वो। वाटर घोटाले का आरोप संजय सिंह ने नहीं लगाया, बीजेपी ने लगाया। कहां? आसाम में। किसके ऊपर? हेमंत विश्व शर्मा। कब? जब वो वाटर मिनिस्टर थे। अपनी पार्टी में ले आए, बोले बेटा वाटर घोटाला धुल गया, अब कोई चिंता की बात नहीं, तो मुख्यमंत्री बनो। उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शारदा नारदा स्कैम लगाया शुवेंदु अधिकारी मुकुल राय पे। कहां लगाया? बंगाल में। कब लगाया? जब वो लोग टीएमसी में थे। बोले बेटा इधर आओ, सब तुम्हारा धुलते हैं। ईडी सीबीआई क्या है, वो तो हमारे घर में ही है, काम करती है। दोनों का मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाया, फट से एक को एलओपी विधानसभा का बना दिया शुवेंदु अधिकारी को, एक को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। फिर आए मध्य प्रदेश, बोले अच्छा व्यापम घोटाला किया है शिवराज जी आपने, कोई बात नहीं, ये हमारी पार्टी के लिए उपलब्धि है, आप मुख्यमंत्री बनिए। वहाँ मध्य प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाया। पहुंचे कर्नाटक, बोले अरे येदुरप्पा जी, अरे बताइए आपने कुछ 1000 करोड़ का माइनिंग घोटाला किया और आपको हम छोड़ देंगे? गले से लगाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। बेटा रेड्डी ब्रदर्स क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चलो आ जाओ साथ में। फिर अभी ताजा ताजा मामला है मोदी वॉशिंग पाउडर का सबसे बेहतरीन, तगड़ा और अच्छा प्रयोग। भोपाल में हमारे प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा। किसका? अजीत पवार का। सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। तुरंत मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला, तीसरे दिन माला पहनाया। बोले उप मुख्यमंत्री, बोले साहब हसन मुशर्रफ भी है, उसने भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला, अरे तुमने हजारों का किया है तो सैकड़ों उसका नहीं माफ करेंगे, चल बेटा तू भी बन जा। बोले छगन भुजबल भी है, अरे बोले उसका भी कुछ नहीं, चल तू भी बन जा। ये लोग करप्शन के खिलाफ बोलेंगे। आपकी पार्टी बेदाग है। ये करप्शन के खिलाफ बोलेंगे भाजपाई,
100% है। आपके 2 मंत्री अंदर हैं, वो बेकसूर क्या हैं? निकला उनके खिलाफ? बेकसूर हैं? बेकसूर है, बिल्कुल जांच बेकसूर में है। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं। आप इन 2 मंत्रियों को देख रहे हैं, 49 विधायकों पे मुकदमे हुए, आज तक कुछ नहीं निकला। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, 2015 का साल याद है ना, 8 साल पहले ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, पकड़ा गया भयंकर करप्शन। क्या हुआ भैया उसका? वक्त बीत गया, सब भूल जाएंगे, काम खत्म। सीएम ने इतने पैसे घर में क्यों लगा लिए? अरे भाई, वो मुख्यमंत्री का आवास है। नहीं, वो अरविंद आप केजरीवाल अगर का। आप इसकी समीक्षा करना चाहते मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, सवाल इसलिए है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आप नहीं इसकी होते, समीक्षा करना चाहते पहले हैं, बयान उनका नहीं होता आप कि मैं इसकी साधारण समीक्षा, आदमी रहना चाहता आप हूं। इसकी समीक्षा करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। फिर बैठिए 2.5 लाख रुपए का चश्मा, अपने आप को चाय वाला प्रधानमंत्री कहने वाले, 10 लाख रुपए का सूट, 8,000 करोड़ रुपए की जहाज, 12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में घूमती हैं। मतलब डिफरेंट डिस्कस हम करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का आवास कोई अपना उनका निजी आवास नहीं, जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसमें रहेगा। 3 घटनाएं वहां पर हुई, मैंने आपको इसलिए कहा 3 घटनाएं वहां पर मुख्यमंत्री हुई। ऐसे ही रहते, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल का मकान है। अरविंद केजरीवाल ने पहले एक आम आज आदमी की के तारीख जीवन से, एकदम, सड़क से अब सत्ता तक पहुंचने का काम किया, और उन्होंने एकदम। कहा कि मेरा आज की जीवन जैसा है तारीख वैसा ही रहेगा। आज की तारीख में वो मकान बना, और आज की तारीख में जब वो मकान बना तो जो मौजूदा समय के इंजीनियर थे, जो यहाँ की सरकार थी, उसके हिसाब से उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री का आवास बनाना था बनाया। तो इसलिए आप उसको लेके करप्शन का उससे क्या एंगल है, क्या लेना देना है? उसमें केजरीवाल ने पैसा खा लिया। नहीं, वो पैसा सरकार का था ना। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के पैसे से एक सरकारी आवास बना, मुख्यमंत्री का आवास बना। संजय जी, आप दिल खोल के बात करते हैं, और आपने आज दिल खोल के ही बात की है। मेरे सारे सवालों को आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। आपने समय निकाला, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।